हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीयूटी पीजी 2022 का जो पेपर है उसका रियल एनालिसिस वाला पार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीयूटी पीजी 2022 का जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला पार्ट है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके बारे में हम डिटेल से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन आपको मिलेगी राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स नाम से जो आपका टेलीग्राम चैनल है, और एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है सीयूटी पीजी मैथमेटिक्स नाम से। तो वहाँ से आप जो सॉल्यूशन करेंगे उनकी पीडीएफ है वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या करेंगे कि 4-5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। जैसे कंसेप्ट है सीआर इक्वेशन क्या होती है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, रेगुलर पॉइंट क्या होते हैं, सिंगुलरिटी या सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है, उसके बाद कोची थ्योरम क्या है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा हम शॉर्ट में थोड़ा सा देखेंगे, ताकि जो क्वेश्चंस करेंगे, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन देखे हैं लगभग 8 से 9 क्वेश्चन हैं वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पूछे गए हैं। और जो हम 5 से 7 कंसेप्ट जो पढ़ेंगे वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमें बार बार उन कंसेप्ट को हर क्वेश्चन में ना देखना पड़े, उसके लिए मैंने शुरुआत में वो 5-7 कंसेप्ट हैं उनको एक जगह लिख लिया, ताकि 15-20 मिनट शुरुआत के उन कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। फिर उन कंसेप्ट पे जो भी क्वेश्चन है उनको हम 1 बाय 1 करके डिटेल से देख लेंगे। तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कई बार क्या होता है, कई बार बोलते समय या लिखते समय किसी क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो सकती है, तो आप जो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप इस नंबर 8003089900 पर भी कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हैं। या आपको रणनीति चाहिए कि सीयूटी पीजी है, 10-15 दिन के अंदर हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में किसी प्रकार की कोई रणनीति है चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं बेझिझक। तो अब शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये हमने कल रियल एनालिसिस को यहाँ पर डिस्कस किया था। आज हम बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस किया। तो सबसे पहला पार्ट है सीआर इक्वेशन, यानी कोची रीमान इक्वेशन क्या होती है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। तो u और v मेरे पास अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ux और vy एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर ux बराबर vy हो जाए और नहीं एंड vx बराबर माइनस vy हो जाए, तो यानी ux x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव है वो y का सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर हो जाए, और vx यानी v का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव है वो इक्वल हो जाए u का y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव के नेगेटिव, देन हम बोलते हैं कि आपके पास फंक्शन एफ जेड बराबर u प्लस आइटा v है, वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरी पोलर फॉर्म, ये थे आपके पास कार्टेशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या आता है, यू आर इक्वल्स टू 1/r वी थीटा और वी आर इक्वल्स टू -1/r इंटू यू थीटा। और आपके पास जो थर्ड फॉर्म आती है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कि डेल एफ डेल जेड बार इक्वल्स टू 0। तो जिस पॉइंट पर ये वाली वैल्यू 0 होती है उस पॉइंट पर फंक्शन है वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछे कि एफ जेड बराबर जेड, ये फंक्शन है, ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन का जेड बार के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करना, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये फंक्शन है वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स के लिए ये सेटिस्फाई करता है। लेकिन यहाँ पर आ जाता है एफ जेड आपके पास जेड बार है, देन डेल एफ ऑन डेल जेड बार कितना आ जाएगा 1, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। यानी ये फंक्शन है जेड बार, ये किसी भी पॉइंट पर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये आपके पास सबसे पहले सीआर इक्वेशन का कंसेप्ट। उसके बाद हम देखते हैं रेगुलर पॉइंट। रेगुलर पॉइंट या ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन एनालिटिक हो। तो ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज सेड टू बी रेगुलर ऑन जेड नोट इफ एफ इज एनालिटिक एट जेड नोट। रेगुलर पॉइंट एट लिख देते हैं यहाँ पर एट
जेड नॉट इफ एफ इज एनालिटिक एट जेड नॉट। यानी रेगुलर पॉइंट का क्या मतलब है कि ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन एनालिटिक हो वो पॉइंट क्या कहलाता है, रेगुलर पॉइंट कहलाता है। दैट इज एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जेड नॉट इज रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ इफ देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ डैश जेड एग्जिस्ट फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ओपन बॉल विद सेंटर जेड नॉट एंड रेडियस डेल्टा। यानी फंक्शन को एनालिटिक कब बोलते हैं, किसी पॉइंट पर है जब उस पॉइंट के अराउंड एक ऐसी ओपन बॉल मिल जाए जिसके अंदर फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो रेगुलर पॉइंट क्या हो जाएगा कि एक ऐसा डेल्टा मिल जाए कि जहां पर एफ डैश जेड एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस ओपन बॉल में। तो ये आपके पास रेगुलर पॉइंट या एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट एनालिटिक फंक्शन, और न केवल एनालिटिक, ये इंटायर फंक्शन भी हैं। और इंटायर फंक्शन क्या होते हैं, जो पूरे सी पर एनालिटिक हो, यानी ऐसे फंक्शन जो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे एनालिटिक हो क्या कहलाते हैं, इंटायर फंक्शन कहलाते हैं। तो इंटायर फंक्शन है कुछ इंपॉर्टेंट, उनको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो इंटायर फंक्शन है वो क्या है, f1z, यानी कि आपके पास जो भी पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है या नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है, वो सारे के सारे हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटायर फंक्शन आते हैं। उसके बाद में बात करूँ, दूसरा साइन जेड है, तीसरा कोस जेड है, चौथा e की पावर जेड। तो ये सारे फंक्शन क्या हैं, इंटायर फंक्शन है। इसके अलावा मैं बात करूं 5 नंबर फंक्शन, वो किस टाइप का है कि जो भी ऊपर फंक्शन लिखे हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा एफ आई प्लस बीटा एफ जे, तो इन चारों फंक्शंस का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी एक इंटायर फंक्शन होता है। इसी प्रकार F6 में क्या लिखा है, e की पावर एफ आई जेड, जो 1 से लेके 5 तक जो भी फंक्शन लिखे हैं तो e की पावर एफ आई जेड फंक्शन है, ये भी क्या है, ये भी फंक्शन आपके पास इंटायर फंक्शन है। और 7th फंक्शन है वो है एफ आई जेड अपॉन ई की पावर एफ फाइव जेड, यानी एफ आई क्या है 1 से लेकर 5 तक कोई भी फंक्शन है, और नीचे क्या है ई की पावर एफ फाइव जेड, तो ये फंक्शन भी क्या है, इंटायर फंक्शन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे साइन जेड माइनस कोस जेड प्लस 2 ई की पावर जेड अपॉन ई की पावर जेड प्लस कोस जेड। तो आपसे पूछा है कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, या मैं पूछूं इंटायर है या नहीं, तो आपको पता है देखो ये भी इंटायर है, ये भी इंटायर है, ई की पावर जेड भी इंटायर है, और ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर 1 है, -1 है, +2 है, तो ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अपॉन में ई की पावर f5z क्या है, f5z क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये पोलिनोमियल है, ये आपके पास कोस जेड है, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। दिस इंप्लाइज दिस इज ए इंटायर फंक्शन। अब बात करें कुछ फंक्शन है जैसे जेड बार, रियल ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट जेड, मॉडुलस जेड, मोड जेड स्क्वायर, ई की पावर जेड बार, साइन जेड बार, कोस जेड बार आर नो वेयर एनालिटिक। ये फंक्शन ऐसे हैं जो कहीं पर भी एनालिटिक नहीं। एनालिटिक फंक्शन नहीं होने का मतलब क्या है, फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसका मतलब है कि उस एक पॉइंट, किसी पॉइंट जेड नोड पर एनालिटिक नहीं होने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट के अराउंड मुझे एक ऐसी ओपन बॉल नहीं मिल रही है जिसके अंदर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। या आप ऐसा बोल दो कि अगर फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो पक्का ही वो एनालिटिक नहीं होगा। ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर एनालिटिसिटी खातर है कि अगर फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता, दिस इंप्लाइज दिस इज नॉट एनालिटिक। लेकिन फंक्शन एनालिटिक, दिस इंप्लाइज इट सेटिस्फाई CR इक्वेशन। तो मोड जेड है, ये फंक्शन नो वेयर डिफरेंशिएबल होता है, ये कहीं पर डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन मोड जेड स्क्वायर है, ये डिफरेंशिएबल है ओनली एट 0, यानी ओरिजिन के ऊपर डिफरेंशिएबल है। और हम जानते हैं एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक कभी भी नहीं हो सकता। अगर कोई फंक्शन काउंटेबल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तभी भी वो एनालिटिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक बॉल के अंदर हमेशा ही कितने पॉइंट होते हैं, अनकाउंटेबल पॉइंट होते हैं। तो कम से कम अनकाउंटेबल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा तब वो क्या हो सकता है, एनालिटिक हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं हमेशा हो, कम से कम अनकाउंटेबल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो तभी वो क्या हो सकता है, एनालिटिक हो सकता है। लेकिन फाइनाइट पॉइंट है या काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो कभी भी वो किसी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हैं, इनको आपको ध्यान में होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि मोड जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन एट 1 एट सी, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कहीं पर ये मोड जेड है, ये कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं,
f is complex function, then z0 is said to be singular point if it is a limit point of regular point but it is not regular itself। यानी ऐसे पॉइंट है जो रेगुलर पॉइंट का लिमिट पॉइंट है लेकिन खुद क्या नहीं है, रेगुलर नहीं है। या मैं इसको और डिफाइन करूं दूसरी डेफिनेशन, तो जेड नॉट इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी इफ एफ इज नॉट एनालिटिक एट जेड नॉट बट एफ इज एनालिटिक एट लीस्ट वन पॉइंट इन एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। यानी जेड नॉट पे तो एनालिटिक नहीं है लेकिन जेड नॉट के प्रत्येक डिलीटेड नेबरहुड में कम से कम एक पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक हो, तब हम क्या बोल देते हैं वो पॉइंट है वो सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं, आर डैश माइनस आर, जहाँ पर आर क्या है, सेट ऑफ सिंगुलर रेगुलर पॉइंट। तो रेगुलर पॉइंट का लिमिट पॉइंट में से रेगुलर पॉइंट हटा देते हैं, यानी रेगुलर पॉइंट नहीं है लेकिन लिमिट पॉइंट है, तो जितने भी लिमिट पॉइंट हैं उसमें से रेगुलर पॉइंट हटा दो तो आपके पास आ जाएगा सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट। और एक चीज़ का ध्यान रखना, सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट है वो हमेशा ओपन सेट होता है और सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट है वो हमेशा ही क्लोज सेट होता है। तो कई बार ये स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट इज क्लोज सेट, ओपन सेट, नाइदर ओपन नॉर क्लोज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेगुलर पॉइंट का जो सेट है हमेशा ही ओपन होता है और जो सिंगुलर पॉइंट का जो सेट होता है वो हमेशा ही क्लोज सेट होता है। इसके अलावा हम बात करें सिंगुलरिटी का क्लासिफिकेशन, तो जेड नॉट अगर बिलोंग कर रहा है एस में, एस क्या है, सेट ऑफ सिंगुलरिटीज के अंदर है, तो दो टाइप का हो सकता है, या तो ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती हैं, ऐसी सिंगुलरिटी जो आइसोलेटेड हो, यानी उसके नेबरहुड में दूसरी कोई सिंगुलरिटी ना हो, यानी कम से कम एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा हो जिसके अंदर कोई दूसरी सिंगुलरिटी नहीं आ रही हो। या मैं बोलूँ एस कोई सेट है सिंगुलर पॉइंट का, तो उसका लिमिट पॉइंट का सेट है वो एस डैश हो जाएगा, तो एस माइनस एस डैश में जो भी एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और ऐसे एलिमेंट जो लिमिट पॉइंट में आती हैं वो क्या होगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी वो तीन टाइप की होती है, रिमूवेबल, पोल और असेंशियल सिंगुलरिटी, जबकि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है वो एक टाइप की होती है, असेंशियल सिंगुलरिटी। अब हम बात करें कि अगर जेड नोट कोई भी एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है एफ जेड की, देन इसका लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन हम इस प्रकार कर सकते हैं, एफ जेड इक्वल्स टू समेसन एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन इंटू जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन इंटू जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस एन। तो ये वाला जो पार्ट है इसका रेगुलर पार्ट कहलाता है और ये वाला इसका प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है। तो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन के आधार पर हम सिंगुलरिटी को क्या करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं कि कौन सी रिमूवेबल है, कौन सी पोल है, कौन सी एसेंशियल है। तो ये जो सिंगुलरिटी आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ये क्या होती हैं, ये पोजिशनल बेस क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, जबकि रिमूवेबल पोल एसेंशियल है ये क्या है, करेक्टर बेस्ड क्लासिफिकेशन है सिंगुलरिटीज का। तो सिंगुलरिटी को हम दो टाइप से क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई, पोजिशनल बेस आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड, और करेक्टर बेस क्या हो जाएगा, रिमूवेबल पोल और एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो हम देखें अब डिफाइन करें कि अगर जेड नॉट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो इसको हम लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं और ये इसका प्रिंसिपल पार्ट है। तो जेड नॉट है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी कब होगी, इफ एंड ओनली इफ प्रिंसिपल पार्ट कंटेन्स नो टर्म। तो इसमें टर्म कौन सी है, नेगेटिव टर्म है, बी एन अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी एन अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन। यानी जो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है उसके अंदर प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं है, यानी कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है, तो वो उसके पास जेड नोट है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। और जेड नोट इज ए पोल इफ प्रिंसिपल पार्ट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, और जेड नोट इज essential singularity if and only if principal part contains infinite number of terms। क्या करता हो, अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो तो वो क्या हो जाएंगी, असेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी। एग्जांपल के लिए जैसे मैं बोलूँ 1 अपॉन जेड, तो इसके अंदर नेगेटिव टर्म कितनी है, एक ही है, एट जेड माइनस को मैं लिख सकता हूँ जेड माइनस 0, यहाँ पर जेड नोट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जेड बराबर 0 है वो क्या है, पोल है। या मैं लिखूँ 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 4 प्लस जेड की पावर 5 प्लस जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ये आपके पास कोई भी एफ जेड है जिसका लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 1 2 3 फाइनाइट टर्म ही क्या है प्रिंसिपल पार्ट में, यानी नेगेटिव टर्म है, तो ये क्या है, पोल है।
क्या है इसके पास, z बराबर 0 पर है, पोल है। अगर आपसे पूछे कि इनफाइनाइट टर्म जैसे e की पावर 1/z की बात करें तो 1 + 1/z + 1/2 फैक्टोरियल z स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव टर्म है वो इनफाइनाइट आ रही हैं। दिस इम्प्लाइज, इसको z - 0 लिख सकता हूँ ना, तो z बराबर 0 है, वो क्या है, असेंशियल सिंगुलरिटी है। क्या है, असेंशियल सिंगुलरिटी। तो अगर किसी फंक्शन को हम लोरेंट एक्सपेंशन लिख सकते हैं तो आपको देखना है उसकी नेगेटिव टर्म कितनी है, z - z0 की पावर है वो नेगेटिव कितनी है, एक भी नहीं है तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी, फाइनाइट है तो पोल, और इनफाइनाइट है तो असेंशियल सिंगुलरिटी। अनदर डेफिनेशन इस फॉर्म में भी दी जाती है कि z0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ fz इफ एंड ओनली इफ z0 पर fz की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली, तो वो क्या हो जाएगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। z0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर m, m ऑर्डर का पोल कब होगा, जब fz की हम z0 पे लिमिट निकालें तो वो इनफाइनाइट आ जाए, यानी इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करे। एंड z - z0 की पावर m इंटू fz निकालें z टेस्ट z0 पर है तो ये एग्जिस्ट करे और नॉन जीरो आनी चाहिए, यानी m ऑर्डर का पोल है z0 पर, तो z में से z0 माइनस करेंगे, उसकी पावर m से मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन fz को, तो ये लिमिट क्या आनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए और नॉन जीरो आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, नॉन जीरो आनी चाहिए। तब क्या हो जाएगा, इसके पास m ऑर्डर का पोल हो जाएगा। और z0 है वो एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ fz कब होगी, जब fz की z टेंस टू z0 पर जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट कर जाए, ना तो फाइनाइटली एग्जिस्ट करे और ना ही इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करे। जैसे आप बात करें हम e की पावर z या e की पावर -z, इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है z टेंस टू 0 पर। इसका मतलब क्या है, ये है इसके पास z बराबर 0 पर, इसके पास क्या है, असेंशियल सिंगुलरिटी है। 1/z की हम बात करें लिमिट z टेंस टू 0 पर है तो ये कितने आ रहे, इनफाइनाइट, दिस इम्प्लाइज इट इज ए पोल। हम बात करें sin z/z लिमिट z टेंस टू 0 पर है तो इसका मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, दिस इम्प्लाइज z बराबर 0 क्या है, यहाँ पर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। तो इस डेफिनेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं सिंगुलरिटीज को। तो ध्यान में रखना, e की पावर z, e की पावर 1/z, e की पावर -1/z, e की पावर 1/z स्क्वायर एंड सो ऑन, और sin 1/z, ये सारी की सारी क्या है, आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी है एट z बराबर 0 पर। अगर ये हो जाती 1/z - 1 देन z बराबर 1 पर आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी हो जाती। उसके बाद हम बात करें कोची थ्योरम। तो कोची थ्योरम क्या है कि अगर इफ fz इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व C, यानी किसी क्लोज कर्व C के अंदर फंक्शन एनालिटिक है उसके अंदर और उसके ऊपर है, देन आपसे इंटीग्रेशन पूछे उस क्लोज कर्व के अराउंड उस फंक्शन का, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो आपको ये देखना है कि इंटीग्रेशन पूछा जाता है अगर फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब है एनालिटिक होते ही उस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है उस कर्व के अराउंड है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद है कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला कब अप्लाई होता है कि जब फंक्शन है किसी कर्व के अंदर क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं है, तब वो फॉर्मूला हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूला की मदद से क्या फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। इफ fz इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व C, fz तो एनालिटिक है लेकिन एंड z0 इज एनी पॉइंट विद इन C, z0 क्या है, इस पॉइंट C के अंदर, इस कर्व क्लोज कर्व C के अंदर एक पॉइंट है, देन fz/z - z0, तो ये फंक्शन आपके पास एक नया फंक्शन जिसको मैं φz बोलता हूँ। तो मैं बात करूँ φz फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या मिल रही है आपको, सिंगुलरिटी मिल रही है, कौन सी, पोल मिल रहा है, कहाँ पर, z0 पर। तो fz तो एनालिटिक है ही, fz एनालिटिक है लेकिन z - z0 क्या दे रहा है, एक ऑर्डर का पोल दे रहा है जिसे सिंपल पोल भी बोलते हैं। तो φz क्या है, एनालिटिक नहीं है, जबकि fz एनालिटिक है। तो अगर इस टाइप का आपके पास केस आता है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछे जाए पूरे का ओवर C, तो क्या हो जाएगा 2πi इंटू fz0, यानी z0 जिस पॉइंट पर है क्या है, सिंगुलरिटी है, तो उस पॉइंट को आपको इस फंक्शन में रखना है। इस फंक्शन ध्यान रखना, जो फंक्शन एनालिटिक हो वहां पर आपको रखना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz mod z बराबर 1, तो कर्व आपके पास क्या है, ये सर्कल है जिसका
रेडियस 1 है और सेंटर 0 0 है। तो इसको मैं z माइनस 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी 0 है वो इसके अंदर लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। इसका मतलब है ये वाला फंक्शन पूरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन ये फंक्शन है वो आपका एफ जेड है, ये तो एनालिटिक है क्योंकि पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल हमेशा ही एनालिटिक होता है। तो ये एनालिटिक है और इसकी वजह से क्या रही है, सिंगुलरिटी। तो मतलब ये पूरे एनालिटिक नहीं है, लेकिन हमें पता अगर ये वाला एनालिटिक है, ये सिंपल पोल है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ 0, क्योंकि सिंगुलरिटी किस पॉइंट पर है, 0 पर है। और हमें पता कांस्टेंट फंक्शन है तो एफ 0 का मान कितना आएगा, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई आयोटा हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास पोल है वो एक ऑर्डर का ना हो कि n+1 ऑर्डर का है, यानी एफ जेड तो एनालिटिक है और z माइनस जेड नोट की पावर n+1 है, दिस इंप्लाइज इट एज पोल ऑफ ऑर्डर n+1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आयोटा अपॉन, तो यहाँ पर 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल इंटू nth डेरिवेटिव करेंगे इस फंक्शन का और उस z नोट पर वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यानी अगर आपके पास ये वाला फंक्शन इस प्रकार होता z² dz और यही फंक्शन होता मेरे पास, तो क्या होता, z बराबर 0 पे इसके पास 2 ऑर्डर का पोल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई आयोटा अपॉन में 2 है तो यहाँ से 1 कम, 1 फैक्टोरियल, और जो फंक्शन है एफ जेड आपके पास यहाँ पर कितना है, 1 है, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो दिस इज इंटू 0 इक्वल्स टू 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। एक तो ये अगर एनालिटिक है तो डायरेक्ट 0, अगर कोई उसके पास सिंगुलरिटी पोल है तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है किसी पावर सीरीज की, तो ए एन जेड की पावर एन इज पावर सीरीज है, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, 1/r इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ए एन की पावर 1/n, यानी मोड लेना ए एन की पावर 1/n का और उसका जो सुप्रीमम है उसकी n टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, 1/r होगी। और दूसरा फॉर्मूला है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट मॉडुलस ए एन प्लस 1/an, इसकी जो भी लिमिट आएगी वो क्या होगी, r का रेसिप्रोकल होगी, यानी 1/r इक्वल्स टू दिस। और उसके बाद एक लिवोली थ्योरम का एक स्टेटमेंट है, वो आपको ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। क्या है कि बाउंडेड एंड इंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट, यानी कोई फंक्शन बाउंडेड है और इंटायर है, इंटायर का मतलब क्या है, पूरे सी पर एनालिटिक है, और बाउंडेड है तो पक्का ही वो कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर कोई नॉन कांस्टेंट फंक्शन है और वो इंटायर है, देन इट मस्ट बी अनबाउंडेड। क्या बोला है, इंटायर फंक्शन तो अभी देखा था हमने, साइन जेड कोस जेड ई की पावर जेड, और इसी प्रकार आप अगर साइन हाइपरबोलिक जेड कोस हाइपरबोलिक जेड, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कोस साइन हाइपरबोलिक जेड क्या होता है, ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2, ये होता है ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड बाई 2। सॉरी ये साइन है तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा, तो ये ई की पावर जेड का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, ई की पावर जेड है या ई की पावर एफ जेड माइनस करेंगे तो भी ये क्या होगा, इंटायर फंक्शन होगा। तो यहाँ पर देखोगे तो ये फंक्शन सारे के सारे क्या इंटायर हैं और नॉन कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है। दिस इंप्लाइज ये सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे, अनबाउंडेड होंगे बाय लिवोलीज थ्योरम। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो अब हम इन रिजल्ट का यूज करके जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर है 2022 के अंदर पूछा गया, उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 55 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ओवर सी कोस ई की पावर 2z अपॉन जेड, यानी आपके पास ये फंक्शन गिवन है साइन जेड। कहाँ पर पूछा, जहाँ पर सी क्या है, आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 है और सेंटर 0 0 है। तो आप बताओ ये फंक्शन तो एनालिटिक है, इसके अंदर कोस ई की पावर 2z तो एनालिटिक है, लेकिन z है ये फंक्शन गड़बड़ कर रहा है। इसकी वजह से क्या है, दो पोल है इसके पास, सिंपल पोल है, तो यानी कि एफ जेड अपॉन में z माइनस 0 इंटीग्रेशन सी डी जेड, जहाँ पर एफ जेड का मान कितना है, कोस ई की पावर 2z,
और ये सिंपल पोल है 0 पे, तो क्या बताया था आपको, क्या करना है, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ 0, 0 पे है ना, एफ आपके पास ये, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आयोटा और 0 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कोस ई की पावर 2 इंटू 0, यानी ई की पावर 0, और ई की पावर 0 का मान कितना होता है 1 कोस 1, और कोस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई आयोटा ई की पावर आयोटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन में 2, क्योंकि हम जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2। इस रिजल्ट का यूज करके हम ये लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई आयोटा ई की पावर आयोटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा, तो ऑप्शन आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। कोस है तो यहाँ पर कितना आ गया है कोस आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखो जेड स्क्वायर हो जाता, यानी जेड स्क्वायर होता तो क्या करना पड़ता, इसका डेरिवेटिव करना पड़ता, और फिर क्या करना पड़ता 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई और उस डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे फाइंड आउट करनी पड़ती। तो यहाँ पर कोस की जगह साइन आ जाता, तो थोड़ा सा चेंज होते ही क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, पूरा कंसेप्ट समझना है, रटना नहीं है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इजिली सोल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं, तो अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 56। तो इस क्वेश्चन में शायद किसी भी साथी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको हम किसकी मदद से किया, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला की मदद से सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड की स्क्वायर हैज एसेंशियल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, सिंपल पोल। तो पहला काम तो हम क्या कर सकते हैं, काम तो ये कर सकते हैं इसको एक्सपेंड कर दें और लोरेंट एक्सपेंशन निकाल लें और देख लें कि जेड माइनस 0 की पावर कितनी नेगेटिव है। तो क्या कर सकते हैं, साइन जेड का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सोन अपॉन में जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा माइनस का ये प्लस का, तो ये 0 और ये हो जाएगा जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस का जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सोन अपॉन में जेड स्क्वायर। और यहाँ से जेड स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 3 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सोन, ये आपके पास आएगा माइनस का और ये प्लस का। तो यहाँ पर हम देखें तो जेड की नेगेटिव पावर आ ही नहीं रही, एक भी टर्म नहीं आ रही, यानी प्रिंसिपल पार्ट में एक भी टर्म नहीं आ रहा। दिस इंप्लाइज इट एज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। या आप क्या कर सकते हो, इस फंक्शन की लिमिट निकालो जेड टेंस टू 0 पर, यहाँ पर बात 0 पे कर रहा है, तो 0 पे आप अगर चेक करोगे और एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो इसकी लिमिट है वो कुछ न कुछ फाइनाइट आ जाएगी, फाइनाइटली एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज इट इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो आसान क्वेश्चन है, इजी है बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स है वो सबसे छोटा टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स में आप सारे के सारे जो जितने भी क्वेश्चन है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे अभी सेट का पेपर हुआ था, तो सेट का पेपर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला पार्ट है वो सबसे आसान आया था। सेट क्या होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे ही सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो राजस्थान सेट भी होता है, केरला सेट होता है, महाराष्ट्र सेट होता है। जो जैसे आर सेट हुआ है तो राजस्थान में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है उसके पास या तो राजस्थान सेट क्लियर होना चाहिए या नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो उसमें भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो काफ़ी आसान पूछा गया है। और नेट में भी सबसे आसान है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रहता है। तो इसमें थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, और अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ और जो मैंने शॉर्ट नोट्स आपको भेज रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, अगर वो अच्छे से कवर कर लेते हो तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा गया है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन n अपॉन n प्लस 1 की पावर 2 इंटू जेड की पावर n। तो यहाँ पर इसकी पूछी है ROC, तो यहाँ पर an क्या है, n प्लस n अपॉन में n प्लस 1 की पावर 2। अब आपको क्या करना है, 1/r बराबर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an प्लस 1 अपॉन में an। तो कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an प्लस 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n प्लस 1 पुट कर देते हैं, तो n प्लस 2 अपॉन में n अपॉन में n प्लस 1 की होल स्क्वायर। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में n प्लस 2 की होल स्क्वायर की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आउट, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 आ जाएगा। तो इसकी लिमिट है वो 1 आ जाएगी।
दिस इम्प्लाइज 1/r=1, देन r कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर बस सिली मिस्टेक होने के चांस क्या रहते हैं, अगर कई बार इसका वैल्यू 0 आ जाती है तो 1/r 0 आती है, हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं कि r का मान है वो 0 हो जाएगा, लेकिन 1/r 0 इसका मतलब r है वो इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पर गलती होने की संभावना रहती है। तो आपको ध्यान रहना है, सतर्क रहना है, ठीक है ना। इसमें जैसे r का मान 0 या इनफाइनाइट आता है तो उस केस में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, बार बार इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या है, z+4/z² + 4z+13। तो आपको बताना है कि इस फंक्शन का कहाँ पर सर्कल है, मोड z+2 = 1, यानी इसका जो सेंटर है वो -2 है और रेडियस है कितनी 1 है। तो यानी ये वाला सर्किल है, यहाँ पर -2 सेंटर है और रेडियस 1 है। अब आप चेक करोगे तो इसको जब इसका, तो जैसे ही इस पॉइंट को आप चेक करोगे तो यहाँ पर कितना रहा z की वैल्यू -4। ये तो आपके पास कोई समस्या नहीं करा, पॉलिनोमियल है। ये नीचे वाला समस्या कर सकता है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। z की वैल्यू -4 + -b² 16 - 4ac 4 13 चौक 52 2 × 1 दिस इज इक्वल्स टू z -4 ± ये आ जाएगा 36, यानी 6 i/2 दिस इज इक्वल्स टू -2 ± 3 i। तो z का मान, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z +4 ये आ जाएगा z माइनस, एक बार तो ये माइनस के साइन के साथ -2 - 3 i, और एक बार आ जाएगा z -2 + 3 i इंटू dz। तो ये आपके पास f(z) है, और इसके साथ मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। तो देखो ये वाला पॉइंट है वो इसके अंदर लाई कर रहा कि नहीं कर रहा, 2,3 ये क्या है आपके पास -2 और -3, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3, ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर आएगा, एक है ना ये, तो ये एक तो यहीं पर आएगा। इसी प्रकार ये -2 और +3, तो यानी ये पॉइंट दोनों ही यहाँ पर हैं, इसके बाहर। या आप कैसे चेक कर सकते हो, z की जगह कोई भी एक पॉइंट पुट करके देख लो, तो ये चेक करना है कि नहीं। तो -2 - 3 i + 2 इसका मॉडुलस लो, यह आ जाएगा 3 i का मोड कितना आएगा, इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो यानी कि 3 i का स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा, i² नहीं सॉरी a + i/b का मॉडुलस क्या होता है, a² + b² का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू 3, और 3 है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता। दिस इंप्लाइज ये पॉइंट है ये सर्कल के बाहर है, तो यानी पूरा का पूरा फंक्शन है ये एनालिटिक हो गया है, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं आ रहा, तो ये आपके पास पूरा f(z) है। और हम जानते हैं अगर फंक्शन एनालिटिक है और उसके कोई भी पॉइंट उसके क्रॉस सर्कल के अंदर नहीं है, तो उसके अराउंड जो भी इसका इंटीग्रेशन आए वो कितना हो जाएगा, बाई कोची थ्योरम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट है, क्योंकि ये पूरा फंक्शन एनालिटिक है, और फंक्शन एनालिटिक है तब हम क्या बोल सकते हैं, किसी क्लोज कर्व के अंदर उसका जो इंटीग्रल निकालेंगे हम वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ए सॉल्यूशन 0। नेक्स्ट क्या पूछा आपसे, वापस इंटीग्रेशन, तो बार बार इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, और मैंने आपको दो ही चीज़ बताए हैं, एक तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला और दूसरी कोची थ्योरम, तो वहाँ से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो देखने में थोड़े से लेंथ ही लगते हैं कि बड़ा सा देर का, हालांकि सबसे आसान क्वेश्चन है, मैचिंग वाले वही होते हैं। क्यों, यहाँ पर क्या करना है, आप वो ऑप्शन देख लो जिसमें सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, तो और सबसे आसान वाला देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो जैसे ये बी है, ये डी है, ये आसान है, तो आप ये देख लो, डी में चेक करो कि ये देखो z -1, तो आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, सेंटर 1 है और रेडियस 3, ये 1 है तो 3 होगा, तो 0 -1 -2 इस टाइप से होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, 3 रेडियस है तो ये -2 आएगा, यहाँ पर 1 है तो 2 3 और 4 तक जाएगा। तो यहाँ पर देखना z -π यानी पाई इसके अंदर लाई करेगा, कहीं ना कहीं होगा, 3 और 4 के बीच में होगा पाई, 3.14 वैल्यू होती है, यानी ये तो आपके पास f(z) है, और ये क्या है, z - z0 सिंपल पोल है पाई, और वो इसके अंदर है, यहाँ पर है आपके पास z0। तो क्या करना है, 2πi इंटू f(π), और f क्या है आपके पास cos z, तो 2πi cos π की वैल्यू -1 यानी -2πi, तो यानी कि d है वो थर्ड से करा हो गया।
तो डी थर्ड से 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में, सॉरी 3 में है, तो ये डिस्कार्ड हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं, तो ये क्या है, जेड प्लस आई या आयोटा जो भी है, क्या है यहाँ पर, जेड प्लस आयोटा है, जेड प्लस आई हो या आयोटा हो, तो ये वाला पॉइंट इसके अंदर आ रहा है, z-3 है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इसके अंदर आ गया, और अंदर आते ही हम क्या बोल देंगे कि इसके पास सिंपल पोल है, और सिंपल पोल है तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 3, और ये आपके पास क्या है, एफ कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू कॉन्स्टेंट फंक्शन में कुछ भी रखो 2 पाई आयोटा, तो यानी बी के अंदर सेकंड आ जाएगा, तो बी में सेकंड किस में है, बी में सेकंड इसमें है, तो आपके पास थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इनको चेक ही नहीं करना आपको, ये नहीं कि प्रत्येक को चेक करना, हाँ आप अपने सहूलियत के अनुसार चेक करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज चेक करने की जरूरत नहीं। जैसे ये वाला पॉइंट भी देख सकते हो आप, मोड जेड हाफ 3/4 है, ये कहाँ पर है, बाहर जाएगा, तो ये पॉइंट 3/4 है वो क्या कहाँ पर आएगा, ये तो इसके बाहर है, और हम जानते हैं बाहर है तो ये फंक्शन पूरा एनालिटिक हो गया, और जैसे एनालिटिक हो गया तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0। एफ जेड एनालिटिक है तो किसी क्लोज करो के अंदर इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 बाई कोची थ्योरम, तो फर्स्ट में कितना हो जाएगा, 4th, तो फर्स्ट में 4th है, और बच गया वो इसके अंदर आ जाएगा। तो आसान है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जितना बड़ा दिखता है वो क्वेश्चन उतना ही आसान होता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या करते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, ये रहा ये क्वेश्चन है, ये तो अटेम्प्ट कर दिया, चलो इसने क्या, कई बार क्या होता है क्वेश्चन है जो बड़ा देख के लोग हैं वो अटेम्प्ट नहीं करते, तो आपको इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स का कोई भी क्वेश्चन देखे उनको जरूर एक बार आपको देखना है और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में सेम यहाँ पर भी क्या है, एक टेबल सी बना कर दी है, यहाँ पर क्या पूछा है, सिंगुलर पॉइंट के बारे में पूछा है, और यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है। तो एक तरीका तो ये है कि आप सारों को चेक करो, दूसरा तरीका क्या है, आप एक 1 बाई 1 करके कुछ आसान है उनको देख लो। सबसे पहले मैं बात करूँ डी में, तो यहाँ पर देखो जैसे ही 2 रखेंगे तो ये तो आपके पास कोई समस्या नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला फंक्शन है, ये z बराबर 2 पर क्या रख रहा है, 3 ऑर्डर का पोल रख रहा है, 2 पर 3 ऑर्डर का पोल है, 2 पर 3 ऑर्डर का पोल है, और आपको चेक करना 3 ऑर्डर का ही पोल है, तो आपको क्या बताया था मैंने कि यहाँ पर z 2 पर कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का पोल है, तो क्या करना है, z-2 की पावर क्यूब f ऑफ z, और f z पूरा है आपके पास ही, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट, z स्क्वायर बच जाएगा, और लिमिट z टेंस टू 2 पर कितने आ जाएगी, 4 आ जाएगी, यानी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। कौन से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कौन से कंसेप्ट की, इस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। एक बार दोबारा आपको याद दिला देता हूँ कि z नोट अगर पोल है ऑर्डर m का, देन z-z नोट की पावर m से मल्टीप्लाई करना है एफ जेड को, और इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम देखें एक बार दोबारा, तो यहाँ पर कितना है 2 पर ना, तो हमें करना z-2 की पावर क्यूब z स्क्वायर अपॉन z-2 की क्यूब, और लिमिट z टेंस टू 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ बचा ये, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है, तो 4 यानी फाइनाइटली है। तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो यानी डी के पास क्या हो जाएगा ऑप्शन, पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट z इक्वल्स टू 2, तो यानी डी के अंदर फर्स्ट है, तो यानी ऑप्शन आपके पास या तो सेकंड है या थर्ड है, फर्स्ट और फोर्थ है, ये आपके पास डिस्कार्ड हो गए। तो ए को चेक करने का फायदा नहीं है, तो बी को चेक करो या सी को चेक करो, तो सी को हम चेक कर सकते हैं आसानी से, सी सेम इसी प्रकार से है, इसको भी z-3 की क्यूब से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, 3 पे लिमिट, तो क्या रही, फाइनाइटली 9 आ रही है, यानी इसके पास फंक्शन के पास z बराबर 3 पर 3 ऑर्डर का पोल है, तो पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट z इक्वल्स टू 3, यानी सी में फोर्थ, तो सी में फोर्थ इसमें, यानी आपके पास बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इतने आसान क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए या तो इंटीग्रेशन से या सिंगुलरिटी वाले पार्ट से, कुछ 1-2 क्वेश्चन है वो एनालिटिसिटी वाले पार्ट से पूछे गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखो इन्होंने बड़ा क्वेश्चन देख के इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर रखा, आंसर नहीं दे रखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 61, वापस क्या पूछा, सिंगुलरिटी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या पूछा, सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, जेड की पावर 8 प्लस जेड की पावर 4 अपॉन 2 अपॉन में z-1 की क्यूब इंटू 3z प्लस 2 की होल स्क्वायर एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3। उसके बाद स्टेटमेंट सेकंड में क्या पूछा गया है, द सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, जेड की पावर 8 प्लस जेड की पावर 4 प्लस 2 अपॉन में z-1 की क्यूब इंटू 3z प्लस 2 की होल स्क्वायर एट z इक्वल्स टू 1 इज ए पोल ऑफ
ऑर्डर 3। तो इन्फिनिटी पे सिंगुलरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर आपके पास एफ जेड फंक्शन गिवन है तो जेड को हम 1/w से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और जहां पर जीरो पर आप क्या करना है, सिंगुलरिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करना, जहां जहां जेड है वहां 1/w पुट कर देंगे। तो 1/w की पावर 8 प्लस 1/w की पावर 4 प्लस 2 अपॉन में 1/w माइनस 1 की क्यूब और 3 1 इंटू 1/w प्लस 2 की होल स्क्वायर। तो ये आपके पास नया फंक्शन आ गया w में। अब आपको चेक करना कि जीरो पर कितने ऑर्डर का पोल है। इसके पास जीरो पर कितने ऑर्डर का पोल होगा, उसके पास, इस फंक्शन के पास इन्फिनिटी पे उतने ऑर्डर का पोल होगा। तो ये आपको चेक करना, थोड़ी कैलकुलेशन है वो आप कर लेना। इसके हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। जेड बराबर 1 पे क्या पूछा है, पोल पूछा है ऑर्डर 3 का। तो जेड बराबर 1 पे, इस पे तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। ये तो आपके पास क्या है, एक पोलिनोमियल है, यहाँ पर है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 पर 3 ऑर्डर का पोल। और आपको चेक करना 3 ऑर्डर का ही है या कम या ज्यादा है। तो क्या करना है, इस पूरे फंक्शन को z-1 की पावर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट, और फिर आपको लिमिट निकालनी है z इक्वल्स टू 1 पर z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस 2 अपॉन में 3z प्लस 2 की होल स्क्वायर। अगर ये लिमिट क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही फाइनाइटली, तो हम क्या बोल देंगे कि इसकी लिमिट, इसके पास 3 ऑर्डर का पोल है z बराबर 1 पे। तो एक रखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में 3 2 5 का स्क्वायर। ये क्या आपके पास नॉन जीरो एग्जिस्ट कर रही है। दिस इम्प्लाइज इसके पास z बराबर 1 पे 3 ऑर्डर का पोल है। तो यानी कि आपके पास सेकंड तो ट्रू है, सेकंड फॉल्स बता रहा है, ये गलत है। सेकंड ट्रू है, फर्स्ट आपको चेक करना है इन दोनों में। तो ऑप्शन या तो फर्स्ट है या आपके पास फोर्थ है, या तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आपको चेक करना, खुद को होमवर्क आपका, इसको कैलकुलेट करके। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर 5 स्टेटमेंट गिवन है। एफ जेड बराबर जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। यानी यही पूछ रहा सीधा सीधा कि आपके पास एफ जेड बराबर जेड है, वो इंटायर फंक्शन है। सेकंड क्या है, एफ जेड इक्वल्स टू जेड बार इज नॉट एनालिटिक फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, यानी पूरे सी पर ये एनालिटिक नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है एफ जेड बराबर जेड जेड बार इज डिफरेंशिएबल एट जी बराबर 0 बट नॉट एनालिटिक एट एनी रीजन। तो ये फंक्शन आपके पास एफ जेड बराबर मोड जेड स्क्वायर ही है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जेड जेड बार। और एफ जेड इज साइन जेड इज अनबाउंडेड फंक्शन, और ई है एफ जेड बराबर कोस जेड इज ए बाउंडेड फंक्शन। तो इसके बारे में मैंने वहाँ शॉर्ट नोट्स में सब कुछ पहले से ही लिख रखा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। आप शॉर्ट नोट्स में देखोगे तो वहाँ पर भी मेरा मेंशन कर रखे हैं सब चीज़ें। हम जानते हैं कि पोलिनोमियल है, और मैंने बताया था पोलिनोमियल फंक्शन इंटायर होते हैं। साइन जेड है, चलो 1 बाय 1 करके देखते हैं। जेड बार है, मैंने बताया था ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता। डेल एफ ऑन डेल जेड बार 1, ये 0 नहीं आ रही किसी पर भी, तो ये फंक्शन भी एनालिटिक नहीं है किसी पॉइंट पर। ये बोल रहा नहीं है, तो ये भी सही है। अभी बताया था कि मोड जेड स्क्वायर है, ये जेड बराबर 0 पर ही डिफरेंशिएबल है, इसके अलावा कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर हम देखें इसकी सी आर इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, डेल जेड बार जेड, और ये 0 कब होगा, जब जेड बराबर 0 हो। तो यानी 0 पर ही संभावना है, सिर्फ यहाँ पर ही एनालिटिक सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमें चेक करना है कि जेड बराबर डिफरेंशिएबल है या नहीं। इसके अलावा तो ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दिस इंप्लाइज डायरेक्टली इट इज नॉट एनालिटिक एट ए वेयर जेड इज ए नॉन जीरो। तो जेड बराबर 0 पे चेक करनी, तो बाई डेफिनेशन हम चेक कर सकते हैं लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन में जेड माइनस 0। तो क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड है जेड जेड बार माइनस 0 पर वैल्यू 0 और जेड माइनस 0, जेड से जेड कैंसिल आउट, तो लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड बार, और जेड बार की वैल्यू कितनी होगी, जेड बराबर 0 पर 0 होगी, यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। दिस इंप्लाइज एफ डैश 0 है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और कितना कर रहा है, 0 है, यानी कि 0 पर डिफरेंशिएबल है लेकिन एनालिटिक नहीं है। मैंने बताया था अभी, अगर कोई फंक्शन फाइनाइट पॉइंट या काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो तो वो फंक्शन क्या नहीं हो सकता, कभी भी एनालिटिक नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट पर। तो ये चीज़ भी सही है। एफ जेड बराबर साइन जेड इज अनबाउंडेड फंक्शन। तो अभी देखा था सबसे लास्ट में लिवोली थ्योरम क्या बोलती है कि इंटायर फंक्शन है और क्या है, नॉन कांस्टेंट है। तो ये नॉन कांस्टेंट है और इंटायर है तो पक्का अनबाउंडेड होगा। वहाँ पे बताया भी था साइन जेड, साइन कोस जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, कोस हाइपरबोलिक जेड, ई की पावर जेड, ये सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, नॉन कांस्टेंट। इंटायर फंक्शन इंप्लाइज अनबाउंडेड। और ये बोला कोस जेड इज बाउंडेड, ये गलत बात बोली सिर्फ इसने।
इसके अलावा सारी की सारी बात सही बोली हैं, तो 1 से लेकर A B C D ये सारे के सारे सही हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो गलत है। ई तो कभी सही हो ही नहीं सकता, और इसमें सभी में ई आ रहा है, तो तीनों डिस्कार्ड वैसे होगी। अगर आपको एक चीज़ भी पता है लिवोली थ्योरम का स्टेटमेंट और बाकी नहीं पता, तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्वेश्चन में लेवल देखो आप, क्वेश्चन किसी भी लेवल का पूछा, लेकिन उसका ऑप्शन इस लेवल के बना दिए कि आपको क्वेश्चन पूरा आने की आवश्यकता ही नहीं। आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट पता है लिवोली थ्योरम का कि नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है, दिस इंप्लाइज इट इज अनबाउंडेड। cos z क्या है, कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, नॉन कांस्टेंट है, इंटायर है, दिस इंप्लाइज इट इज अनबाउंडेड। ई नहीं हो सकता है, तो तीनों डिस्कार्ड हो गए और आपके पास ऑप्शन फर्स्ट बच गया। आपको सारी चीज़ों का होना भी आवश्यक नहीं है, याद होना। तो देख लो आप कितने आसान क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या आ गए, इंटीग्रेशन के आ गए हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन है जो रियल एनालिसिस का है, उसको हम कॉम्प्लेक्स के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पास। तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये समेशन लगा दूं मैं यहाँ पर, और यहाँ 1 2 3, तो ऊपर r है और नीचे है एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और r वेरी कर रहा है 1 से लेकर, यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर, और n रख देता हूँ, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा n, और नीचे एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी n अपॉन में 2n स्क्वायर, और n से n कैंसिल आ जाएगा 1/2n, तो लास्ट में 1/2n ही है, यानी r है वो 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है। और मैंने बताया था जो टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं देखे हैं, तो मैंने जहाँ पर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है उसके वीडियो सॉल्यूशन है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ पर जाके आप उनके सारे देखो। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन है वहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखा है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, हम जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में r/n है उसको x से रिप्लेस करते हैं, 1/n को dx से रिप्लेस करते हैं, समेशन को सिग्मा से रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले काम ये करते हैं पहले, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r बराबर 1 to n, n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा r/n और 1/n और 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, n स्क्वायर कॉमन लिया, तो एक तो n ऊपर ले गया और एक इसको ऐसे रख दिया, तो ये आपके पास x, ये x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि 1/n dx ये x। और अब हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो लिमिट कैसे चेक करते हैं, r की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, r का मान 1 रखा तो 1/n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0, r की जगह n रखा, n/n 1, और 1 की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 ही आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, इसका मान निकालना, इस इंटीग्रेशन का। तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसको t माने तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो 1/t डायरेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए डायरेक्ट, अगर आप तैयारी कर रहे हो CUT PG IIT JEM या नेट की, तो ये चीज़ें डायरेक्ट आनी चाहिए कि किस प्रकार करते हैं। इसको t माना और वो चीज़ें आप बता सकते हो। लिमिट 0 से 1, जैसे ही 1 रखा तो 1/2 log 2, और जैसे ही 0 रखा तो log 1, और log 1 का मान 0। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये 0, दिस इज इक्वल्स टू हाफ log 2, और हाफ log 2 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन था रियल एनालिसिस का। उसके बाद क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन के आगे। तो अगर आपने देखा है तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 पेज के अंदर इसकी थ्योरी है वो डिस्कस की है। यहाँ पर हार्मोनिक फंक्शन का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो उम्मीद है कि इस बार हार्मोनिक फंक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लिवोली थ्योरम का एक स्टेटमेंट बताया है मैंने, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाता है, या तो कॉम्प्लेक्स में या रियल में। तो ROC का एक फॉर्मूला याद रखना आपको बस। उसके बाद ये पूछा जाता है कोची थ्योरम, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोज करो के अंदर इंटीग्रेशन करते हैं वरे तो 0, और उसके पास कोई पोल है एक ऑर्डर या n+1 ऑर्डर का, तो इसका जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था सिंगुलरिटी कितने टाइप की होती है और किस प्रकार हम बता सकते हैं कि कौन सी सिंगुलरिटी है, रिमूवेबल है, पोल है, या एसेंशियल सिंगुलरिटी है। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था सिंगुलरिटी के पहले एनालिटिक या रेगुलर पॉइंट, या एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन का दूसरा नाम होता है रेगुलर फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन। तो कई बार पूछ लिया था होलोमॉर्फिक फंक्शन, और आपको नाम ही नहीं पता होलोमॉर्फिक होता क्या है, तो आपको नाम भी पता होना चाहिए। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था CR इक्वेशन के बारे में, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हमने सिर्फ 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज के अंदर डिस्कस किया है थोड़ा सा मैटर।
अगर आपको ये भी पता है तो आप ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर सकते थे, क्योंकि इसके अलावा मैंने यहाँ पर दूसरी चीज़ कोई भी काम में नहीं लिया। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखना। इंटायर फंक्शन है, इनके अलावा कोई भी इंटायर फंक्शन नहीं होता है। ये यहाँ पर कुछ आपको काउंटर एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। जेड बार, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है वाई, आर्ग्यूमेंट जेड क्या होता है थीटा, मोड जेड स्क्वायर, ई की पावर जेड बार, साइन जेड बार, कोस जेड बार। तो ये क्या होते हैं, नो वेर एनालिटिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें छोटी छोटी। तो अगर आपने जो टेस्ट सीरीज मैंने उसका सॉल्यूशन करवा रखा, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो देखो, क्योंकि वो क्वेश्चन वहाँ पर जो मैंने ले रखे हैं वो IIT JEM के क्वेश्चन हैं, जो CSR नेट के जो आसान क्वेश्चन हैं, या किसी RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछे गए वो क्वेश्चन है, यानी स्टैंडर्ड क्वेश्चन का कलेक्शन है। कोई केरला सेट में पूछा गया है, कोई महाराष्ट्र सेट में पूछा गया है, तो उसी कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो साथी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो वो अच्छे से इसको देखें, और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक शेयर करें, क्योंकि विद्या एक ऐसा धन है जिसको जितना खर्चेंगे उतना ही बढ़ता है। और इसकी जो PDF है वो मैंने आपको बताया था, आपका जो टेलीग्राम चैनल है राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स या CUT PG मैथमेटिक्स, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और जो साथी CUT PG की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो राजेरा एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जो फ्री सेक्शन है वहाँ पर जाके आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो, कोई भी उसका शुल्क नहीं है। तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रखी है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा साथी हैं वो टेस्ट देवें, ताकि आपके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो ये था आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट। उसके बाद हम देखेंगे इससे पहले वाला जो पार्ट, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है वो रियल, कॉम्प्लेक्स और कहाँ से पूछे गए, डिफरेंशियल इक्वेशन से। और ये आसान टॉपिक है। दूसरी चीज़, ज़्यादा पूछने के अलावा क्या है, ये आसान है, छोटे छोटे टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चंस हैं रिपीट होते हैं या जो कंसेप्ट रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।